हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? क्लास 10 सोशल साइंस की बुक हिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई बोर्ड की द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 2 में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फ्रेडरिक सराइयो की पेंटिंग और उसकी पूरी पिक्चर, मोनार्की का ढहना, नेशनलिज्म का आना, डेमोक्रेसी की फीलिंग्स, रिपब्लिक कॉन्सेप्ट, सोशल डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट और उसकी स्टार्टिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो फ्रांस में जो आइडिया आई रिपब्लिक की, और वो शुरुआत से हम लोगों ने एक तरह से देखा मोनार्की सिस्टम कैसे वहाँ समाप्त होता है, जैकोबिन की गवर्नमेंट बनती है, स्टेट जनरल कैसे नेशनल असेंबली बनता है, लोगों के राइट्स की बात आती है। फिर इसके बाद नेपोलियन की इम्प्रूवमेंट, नेपोलियनिक कोड की बात किया। वहीं पर वो जो नींव पड़ी, एक मजबूत नींव पड़ी, और उस नींव को हम कहते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की नींव, आम जनता के लिए, जो वहाँ की आम पब्लिक भी अपने को अपने देश का एक अंग समझ सके और उसका भी पार्टिसिपेशन कहीं न कहीं दिखे, जैसा कि आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में दिखता है। ये 18वीं सेंचुरी के लास्ट में एक बहुत बड़ा स्टेप था और 19वीं सेंचुरी तक हम पूरे नेशनलिज्म के में आए यूरोप, नेशनलिज्म जो पूरे यूरोप में आया उसकी डिस्कस करेंगे क्रमशः। लेकिन नेशनलिज्म को बनाने में वहाँ की सोसाइटी के साथ साथ वहाँ की जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होते हैं, वहाँ की जो नए चेंजेस होते हैं अर्थव्यवस्था, वो भी कहीं न कहीं मददगार होते हैं। जैसे ब्रिटेन में 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, थोड़ा सा देर में यूरोप के जर्मनी, इटली में देखने को मिलता है, लेकिन वो भी चीजें देखने को मिली और बहुत अच्छे ढंग से यूरोप में और भी कंट्री को देखने को मिला। यहाँ एक बात और बता देना है कि नेशनलिज्म को समझने के पहले एक बार फिर से यूरोप में जो सोसाइटी है किस प्रकार से है उसकी चर्चा करेंगे। द एरिस्टोक्रेसी पहला जो ग्रुप है समाज का, जिसको हम फ्रांस की क्रांति में क्लेर्जी ग्रुप, नोबल ग्रुप कहते हैं। एरिस्टोक्रेट्स माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी किस सेंस में, पॉपुलेशन के सेंस में, लेकिन पावर के मामले में बहुत मेजॉरिटी में है, बहुत बड़ी ताकत है। और ये एरिस्टोक्रेट ग्रुप्स जो कुलीन वर्ग है, जिसमें नोबल्स क्लास और आपके क्लेर्जी क्लास के लोग आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके पास मनी है, पावर है, लैंड है, जो इन्हें ताकतवर बनाता है। और दूसरा ग्रुप है पीजेंट्स ग्रुप, किसान, मजदूर। बिल्कुल ये मेजॉरिटी में, इनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, लेकिन इनके पास मनी नहीं है, पावर्स नहीं है। इस तरह से exploited by the aristocrats group and pay taxes were as a serfdom conditions, but he was suffering from the miscellaneous type of the problems, we can say homeless, renderless। इनकी संख्या कम है। फिर आते हैं एरिस्टोक्रेट्स पर। कॉमन वे ऑफ लाइफ है, एरिस्टोक्रेट की लाइफ कॉमन है। जितने भी एरिस्टोक्रेट्स ग्रुप के हैं, राजा है, इनकी राजशाही है, मोनार्की सिस्टम से बन करके चला रहा है। ओन स्टेट्स एंड टाउन हाउस इन कंट्री साइड्स, इनके अपने बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं शहरों में, जमीन जायदाद कंट्री साइड्स में है, लैंड बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। ये इनको एरिस्टोक्रेट बनाने में, ताकतवर बनाने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। आज भी देख लो, जिसके पास पैसा है, ताकत, बहुत कुछ उसके पास दिखता है। प्रैक्टिकल लाइफ में थियरी एक अलग होती है। ये लोग चाहे भले एरिस्टोक्रेट ग्रुप्स आप समझो
कि नेशन स्टेट को जन्म देने में सहायक होता है। कैसे? अलग अलग स्टेट में चाहे भले लैंग्वेज अलग है, लेकिन अपनी राजशाही के लिए एक लैंग्वेज का चयन किए हैं। फ्रेंच स्पोकन करते हैं। फ्रेंच स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। फैमिलीज वेर कनेक्टेड बाय मैरिज टाइज। विवाह के द्वारा कनेक्टेड है। हाई सोसाइटी में जब मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज मानी जाती है बच्चों। फ्रेंच का दबदबा अंग्रेजी लैंग्वेज के बहुत पहले से था। अंग्रेजी तो बहुत बाद में, एक तरह से इसी में देखेंगे कि जब नेशनलिज्म इन यूरोप में, इंग्लैंड में पहुंचेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम जब वहां फॉर्म होती है, तब इंग्लिश का प्रभाव, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव आता है। अब आज के कॉन्सेप्ट में हाई सोसाइटी में जैसे लोग इंग्लिश बोल करके अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं, डेप्थ है कि नहीं, इससे नहीं मतलब है। आज जो ट्रेंड्स चल पड़ा है, उस ट्रेंड्स के हिसाब से समाज भागा जा रहा है। ये एरिस्टोक्रेट पीपुल्स धन दौलत में कितने बड़े, जबकि इनकी लैंग्वेज, अब देखिए ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश है, हंगरी में हैब्सबर्ग वंश है, इनका कब्जा इटली के लोम्बार्डी वेनेसिया में है, लेकिन लैंग्वेज अलग बोली जाती है। सुडेंटनलैंड्स में कुछ है, बोहेमिया में कुछ है। बट ये एरिस्टोक्रेट जब किसी मैरिज में, किसी वर्क में एक जगह मिलते हैं, तो अपने एक कॉमन आइडेंटिटी बनाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का, जिससे ये अपने सोसाइटी में बताते हैं कि हम बड़े हाई फाई लोग हैं। ये है, ये नेशनलिज्म को कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग करने का, अदर पीपल को मैसेज करता है, यूनिटी में लाने का। दूसरा, यहां पर फिर से आते हैं पीजेंट्स। इस यूरोप का पीजेंट्स देखा जाए तो यूरोप के दो पार्ट में बटा है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, पूर्वी और मध्य का यूरोप, जो सर्फ है, भूदासत्व। सर्फ मतलब गुलाम, एक तरह से देखो, ये बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स के लैंड पर गुलामी करते हैं, खेती करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपनी खून पसीना एक करते हैं, लेकिन दो वक्त की इनको रोटी मिलती है। ये मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है। इस एरिस्टोक्रेट ग्रुप जो पॉपुलेशन में माइनॉरिटीज में है, इनसे ये दबाए जाते हैं। और वेस्ट यूरोप में टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स है। वेस्ट यूरोप में थोड़ा टेनेंट्स है, किराएदार हैं, छोटे छोटे किसान हैं। यहीं पर एग्रीकल्चर देखने को थोड़ा मिलता है। यहीं से सोसाइटी में एक नया चेंज मिलता है। क्या चेंज मिलता है? वो है मिडिल क्लास एजुकेटेड वर्ग का उदय होता है। ये मिडिल क्लास थोड़ा पैसा भी है, थोड़ा एजुकेशन भी है, सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनाने के लिए, कॉमन आइडेंटिफिकेशन कर लाने के लिए आजादी की बात करते हैं। ये ऐसी क्लास है, न्यू क्लास, जो सोशल चेंज करता है, इमर्ज करता है। मिडिल क्लास, कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास। ये किसके अगेंस्ट है? एरिस्टोक्रेट के प्रिविलेजेस के, जो बाय बर्थ इनको है, ये रहे न रहे, इनके बच्चों के सब गुलाम रहेंगे, या प्रिविलेजेस बाय बर्थ है, जन्म से राजशाही मिली है। एक न्यू क्लास इसका विरोध करता है। अब बिकम द फोर्स ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म, यूनिटी में रहने की बात करते हैं। तो इनका जो एक तरह से लीडरशिप का जो ग्रुप है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि सोसाइटी का 3 क्लास है। एक लिबरलिज्म का है, एक रेडिकल्स का है, कंजर्वेटिव का। कंजर्वेटिव जो पुरानी व्यवस्था में अपने को बनाकर रखना चाहता है, राजशाही की व्यवस्था, जैसे एरिस्टोक्रेट बिलोंग टू द कंजर्वेटिव्स। लिबरलिज्म उदारवादी व्यवस्था जो फ्रीडम में विश्वास करता है। ये लिबरलिज्म वर्ड लैटिन वर्ड से बना है, लिबर वर्ड से, जो फ्री चाहता है। लैटिन भी एक फ्रेंड्स आपको बता दें कि लैटिन लैंग्वेज बार बार आप पढ़ते हो तो दिस वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन, दिस वर्ड्स कम फ्रॉम फ्रेंच। इसके पीछे रीजन है, एक छोटा सा, क्योंकि वर्ड बार बार आता है। कई बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था सर ये लैटिन वर्ड से क्या मतलब है। मुझे बड़ा अच्छा लगा।
बच्चों आपको बताऊं कि कॉन्टिनेंट अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। स्पेनिश मूल के लोग, स्पेन के रहने वाले लोग साउथ अमेरिका में अपना शासन करते हैं, वहां पर अपनी कॉलोनी बनाते हैं और स्पेनिश लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं। इसीलिए जो लैंग्वेज वहां पर डेवलप होती है साउथ अमेरिका में वो लैटिन, अब फिर लैटिन से वो लैटिन अमेरिकन भी कहलाते हैं। इसीलिए वो जो वर्ड्स हैं उस वर्ड से बने हुए शब्दों को हम लैटिन कहते हैं। आशा है समझ गए होंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर। लैटिन वर्ड्स लिबर, फ्री, लिबर मतलब फ्री, फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम? पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम, राइट्स मिलनी चाहिए, राइट टू इक्वल बिफोर लॉ की भी बात करते हैं। राजनीतिक आजादी, आर्थिक आजादी व्यक्ति को बहुत कामयाब बनाता है। जिस प्रकार ये मिडिल क्लास के लोग, ये लिबरल जो लिबर्टी के लोग हैं, ये खुद मिडिल क्लास के लोग हैं। जिस प्रकार ये अगेंस्ट हैं एरिस्टोक्रेट्स के प्रिविलेजेस के, ये लिबरल्स खुद इनके प्रिविलेजेस के विरोध करते हैं और मोनार्की सिस्टम का विरोध करते हैं। ये भी फोर्स करते हैं यूनिटी का, नेशनलिज्म का। लेकिन एक चीज है, राइट टू वोट के मामले में वुमेन्स को वोट देने के राइट्स लिबरल्स समर्थन नहीं करते हैं। कहते हैं कि एक फीमेल पिता की सेवा करते हुए उसके अंडर में, मैरिज के बाद हस्बैंड के अंडर में ज्यादा अच्छी लगती उस काम में, क्योंकि मेच्योरिटी का लेवल यह नहीं है कि वो वोट प्राप्त करके गवर्नमेंट बनाने के प्रोसेस में हो। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति में वोट करने का मेल को, उस मेल को राइट्स था जो कि 3 डेज का टैक्स पेई हो, मतलब जो पैसे वाला। हालांकि जैकोबिन गवर्नमेंट में कुछ समय के लिए ऐसे लोगों को भी वोट करने का राइट्स मिल गया था जिनके पास जमीन नहीं है, टैक्स नहीं दे सकते हैं। फिर वो नेपोलियन के समय में कुछ समय के लिए फिर बदल गया था। ये क्रांति का दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है, लगातार ये देखने को मिल रहा है। तो ये भी यहां देखने को मिला। इन एटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो भी गवर्नमेंट बने एक कंसेंट से, बात व्यवहार से, विचारधारा से बने, मिलीजुली सरकार बने और नो वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन्स के है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी के संदर्भ में ये चाहते हैं कि जो कैपिटलिस्टों के पास पैसा है वो प्रिविलेज उनके पास बना रहे। लेकिन और सभी कुछ एरिस्टोक्रेट को लेकर के, मोनार्की सिस्टम को लेकर के सब बदलना चाहते हैं। मॉडर्न रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, सोशल डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म के पास है। इसीलिए मिडिल क्लास के लोग, एजुकेटेड लोग, कमर्शियल क्लास के लोग, वर्किंग क्लास के लोग इसे समर्थन देते हैं और नेशनलिज्म पूरे यूरोप में स्प्रेडिंग करता है और धीरे धीरे सब जगह नेशनल यूनिटी आती है। यहां पर बात करते हैं लैंग्वेज अलग अलग थे, उसी प्रकार यहां मेजरमेंट की यूनिट अलग अलग थे। एक जगह जो नाप जो एले में हो रही है, मिलान्स में अलग हो रहा है, यूरोप के शहर इटली के पास के। यूनिट जो मेजरमेंट की होती है, बाट मापतौल की जो प्रणाली है वजन करने की, वो भी वजन प्रॉपर एक जिले से दूसरे जिले में अच्छा नहीं है। इवन कस्टम ड्यूटी भी अलग अलग है। हालांकि 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट का एक बहुत बड़ा संघ यूनिटी को करने के लिए नेपोलियन के समय बना था, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर टैक्स पे करना पड़ता था। ये बहुत कष्टदायक था मिडिल क्लास के लिए, व्यापारियों के लिए। वो अपने बिजनेस में एक बड़ा ऑब्स्टेकल के रूप में देखते थे। सपोज करिए आप वाराणसी में रहते हैं, वाराणसी का बंदा मुंबई जाना चाहता है, बॉम्बे, मुंबई, तो उसे कितने स्टेट से क्रॉस करके एक ही कंट्री में जाना होगा? यूपी क्रॉस करेगा तो टैक्स दो, एमपी क्रॉस करेगा तो टैक्स दो, छत्तीसगढ़ क्रॉस करेगा तो टैक्स दो, या महाराष्ट्र में प्रवेश करता तब टैक्स दो। जितने स्टेट में आप प्रवेश करते हो हर जगह टैक्स दो। इसका ऑब्जेक्शन हुआ
करेंसी अलग अलग है। जो चीज आप यहाँ पर परचेज करते हो, दूसरे जगह जाओगे दूसरे सिटी में, तो वहां परचेज करने के लिए वहां की करेंसी लेनी पड़ेगी। जैसे लग रहा है कि एक देश में, एक मुल्क में न रह करके हम इंडिया में रह रहे हैं, तो आज अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका से जर्मनी जा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस हो गए। आज ये तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है कि डॉलर चलता है, अमेरिका में बात समझ में आती है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो जर्मनी में मार्क चलता है, तो रसिया में रूबल चलता है, तो इंग्लैंड में पाउंड चलता है। लेकिन एक देश की बाउंड्री के अंदर 1 रुपया चलेगा, डॉलर पूरे अमेरिका में चलेगा, इंडिया में पूरे रुपया चल रहा है, पूरे इंग्लैंड में पाउंड चल रहा है। उसी प्रकार इसकी डिमांड 19th सेंचुरी में जबरदस्त हो गई कि हर जगह टैक्स देने के सिस्टम से मुक्ति मिले। प्रसा में मीटिंग्स होती है 1834 में, और ये सक्सेस रहता है। कस्टम ड्यूटीज जो कई प्रकार के लगाए जा रहे थे, उसको एबॉलिश करने की बात आई, और एक कस्टम ड्यूटी लगेगी जालवरीन, उसका नाम था जॉन वेरीन। ये टैक्स दे करके, कस्टम यूनियन को पे करके हर प्रकार के टैक्स से बचा जा सकता है। करेंसी जो अलग अलग थी पूरे यूरोप के मुल्क में, लगभग 30 करेंसी को घटा करके 2 करेंसी की ओर ला दिया। एक तरह से ये सभी चीज नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, यूनिटी की फीलिंग्स लाते हैं। इसी से यूरोप में 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म स्ट्रांग होता है। अब यहीं पर थोड़ा सा हम देखेंगे किस प्रकार इस नेशनल यूनिटी को, नेशनलाइज यूनिटी को ब्रेक करने का कार्य कुछ कंजर्वेटिव पावर्स करते हैं, जो मिल करके वियना में एक मीटिंग्स करते हैं, और उस वियना की मीटिंग से कंजर्वेटिव पावर्स रिस्टोर करना चाहते हैं मोनार्की सिस्टम को। इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।